सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक स्टडी को। चैनल के सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज इस वीडियो में हम वेल्डर ट्रेड थ्योरी का 2018 का एग्जाम पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जो टोटल 50 क्वेश्चन का है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग 2020 एग्जाम CITS और ITI दोनों के। या अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं वेल्डर ट्रेड से, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिर से ऊपर वेल्डिंग करने के दौरान वेल्डर के लिए का उपयोग करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। सिर के ऊपर वेल्डिंग यानी ओवरहेड वेल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए इसमें क्या ज़्यादा सुविधाजनक रहता है? वेल्डिंग गॉगल्स, हेलमेट, हैंड शील्ड या सनग्लासेस? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हेलमेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? तो जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसका काम होता है वोल्टेज को कम करना और करंट को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, लौह और अलौह धातुओं की गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की गैस फ्लेम का उपयोग सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है? तो जो फेरस और नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उनके लिए अगर हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी फ्लेम होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस से बनी हुई फ्लेम होती है, जिसको हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेल्ड बीट के अंत में बने गड्ढे को कहते हैं? तो जो वेल्ड बीट के अंत में गड्ढा बनता है उसको हम बोलते हैं क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेल्डिंग में सबसे आसान पोजीशन होती है? तो जो सबसे आसान पोजीशन होती है वेल्डिंग करने की वो होती है हमारी सपाट या डाउन हैंड वेल्डिंग पोजीशन। ये सबसे आसान पोजीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रोड के आकार को दर्शाया जाता है? तो इलेक्ट्रोड के आकार को हम उसके कोर वायर के व्यास द्वारा दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसके कोर वायर के व्यास द्वारा यहाँ पे सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ढलवा लोहे को गर्म किए बिना वेल्ड किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होने की संभावना होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पोरोसिटी, अंडरकट, क्रैक या ब्लो होल्स। तो जो ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन होता है, अगर उसको हम बिना गर्म किए वेल्ड करते हैं तो उसमें क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गैस वेल्डिंग की दायां हस्त वेल्डिंग यानी राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में कार्यखंड पर टॉर्च का कोण होता है? तो अगर हम राइट हैंड वेल्डिंग कर रहे हैं तो टॉर्च का एंगल क्या होगा? तो टॉर्च का एंगल होता है आपका 40 डिग्री से 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड नमी को आसानी से ग्रहण कर लेता है? यानी कौन से तरह का इलेक्ट्रोड है जो मॉइस्चर को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है? तो वो है आपका बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैल्शियम कार्बाइड और के बीच रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद एसिटिलीन है? तो कैल्शियम कार्बाइड जिसका फार्मूला होता है CaC2, अगर उस पर हम पानी की क्रिया करवाते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का चुनाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो गैस वेल्डिंग में जो फ्लक्स का चुनाव है वो हमारा वेल्ड किए जाने वाले मटेरियल के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी आप किस प्रकार के मटेरियल का वेल्डिंग कर रहे हैं उस पर आपका फ्लक्स डिपेंड करेगा, कैसा फ्लक्स आपको कौन सा फ्लक्स यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैस सिलेंडर की पहचान के लिए इन्हें विभिन्न रंगों में रंगते हैं। जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है उसे रंग से रंगते हैं। 4 ऑप्शन है आपके, लाल, काले, लाल, नीले, काले या मरून। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो काले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेल्ड किए गए ज्वाइंट से अतिरिक्त स्लैग हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो वेल्ड से जो अतिरिक्त स्लैग होता है वेल्डिंग करने के बाद उसको हम चिपिंग हैमर की सहायता से हटाते हैं, यानी ऑप्शन सी चिपिंग हैमर यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1G में पाइप की स्थिति होती है? तो जो 1G पोजीशन होती है उसमें पाइप की स्थिति क्या रहती है? फ्लैट पोजीशन में रोलिंग। तो ऑप्शन है यहाँ पे फ्लैट पोजीशन रोलिंग आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी फ्यूल गैस उच्च फ्लेम तापमान देती है और गैस वेल्डिंग में सामान्य तौर पर प्रयुक्त होती है? तो इसमें से कौन सी फ्यूल गैस है जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर देती है और गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो वो है आपकी एसिटिलीन गैस, जिसको हम ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोल्डरिंग आयरन तांबे का बना होता है क्योंकि यह भारी है, इसका तापीय विस्तार का गुणांक उच्च होता है या ऊष्मा का सुचालक होता है, इसे हैंडल करना आसान है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर या ऊष्मा का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2.5 mm माइल्ड स्टील प्लेट के लिए इलेक्ट्रोड का कौन सा आकार उपयुक्त होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2.50 mm डायमीटर का इलेक्ट्रोड जो होगा वो उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊष्मा वह ऊर्जा होती है जो अपने स्पेस में विभिन्न भिन्नता के कारण वस्तुओं में स्थानांतरित होती है, यानी ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तापमान। ऊष्मा वह ऊर्जा होती है जो अपने तापमान में भिन्नता के कारण वस्तुओं में स्थानांतरित होती है, यानी जहाँ कम तापमान है और जिधर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम तापमान की तरफ ऊष्मा का संचरण होगा, स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह साधारण डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल यूनिट को चालू और बंद करती है कहलाती है? तो इलेक्ट्रिकल यूनिट को चालू और बंद हम किससे करते हैं?
स्विच से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी, स्विच। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे वातावरण में कौन सी गैस लगभग 21% है? तो वातावरण में 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑक्सीजन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओवरहेड स्थिति यानी ओवरहेड पोजीशन में आर्क वेल्डिंग को माना जाता है आसान, अत्यधिक उपयोगी, अत्यधिक किफ़ायती या अत्यधिक खतरनाक? तो ओवरहेड पोजीशन में आर्क वेल्डिंग को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका अत्यधिक खतरनाक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बन स्टील जो वेल्डिंग और कूलिंग करने के दौरान बाधित होता है में बट वेल्ड जोड़ होगा। उच्च अवशिष्ट दाब, बाधित नहीं होने वाले से अधिक मजबूत, कभी नहीं चटकेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ए, उच्च अवशिष्ट दाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैस कटिंग के दौरान प्री हीट ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होनी चाहिए। तो जो गैस कटिंग के दौरान हमारी प्री हीट ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है वो कैसी फ्लेम होती है? न्यूट्रल फ्लेम। यानी प्री हीटिंग के लिए जब गैस कटिंग से पहले जो हम प्री हीटिंग करते हैं उसमें हम न्यूट्रल फ्लेम से प्री हीटिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, गैस कटिंग करते समय कारीगर को सुरक्षा हेतु कपड़े पहनने चाहिए। तो हमको चमड़े के कपड़े, कारीगर को चमड़े के कपड़े पहनने चाहिए गैस कटिंग से करते टाइम सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, एसिटिलीन सिलेंडर को कभी भी लिटाकर चालू नहीं करना चाहिए क्योंकि? एसिटिलीन सिलेंडर जो उसको कभी भी लिटाकर चालू नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, इससे एसिटिलीन की खपत बढ़ जाएगी, या कार की गति को धीमा कर देगा, इसमें वाल्व और रेगुलेटर से एसीटोन निकलने लगेगा, इससे दुर्घटना होगी। यहाँ पे राइट आंसर है सी, इसमें वाल्व और रेगुलेटर से एसीटोन निकलने लगेगा। अगर हम लिटाकर रखेंगे तो एसीटोन जिसमें कि ऑक्सीजन घुली रहती है वो लीक करेगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑक्सी एसिटिलीन द्वारा बने कट की चौड़ाई को कहते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन द्वारा जो बना हुआ कट होता है उसको हम बोलते हैं कर्व। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपयुक्त फिलर मेटल और फ्लेम के साथ अच्छी तरह साफ और फ्लक्स्ड जॉइंट की ब्रेजिंग के समय कभी कभी जमा हुए फिलर मेटल जॉइंट की केवल एक प्लेट को नम करता है, इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? 4 ऑप्शन है, फ्लेम को बदलकर, जॉइंट को समान रूप से गर्म करके, ब्रेजिंग की गति को बढ़ाकर, या ज़्यादा फिलर मेटल जमा करके। राइट आंसर आपका जॉइंट को समान रूप से गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेल्डिंग करने से पूर्व छोटी दूरी के लघु बेल्ट बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं। तो जो छोटी दूरी पे लघु बेल्ट, छोटे छोटे बेल्ट बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं टैकिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, बैकफायर की स्थिति में सिलेंडर में आंतरिक रूप से आग लग सकती है, इस स्थिति में आप सबसे पहले क्या करेंगे? इंस्ट्रक्टर को तुरंत सूचित करें, पानी छिड़ककर सिलेंडर को ठंडा करें, ब्लो पाइप एसिटिलीन वाल्व को पहले बंद करें, या ब्लो पाइप ऑक्सीजन वाल्व को पहले बंद करें। तो आप इस स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे? जो ऑक्सीजन वाल्व है उसको बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिवेट जॉइंट का अति महत्वपूर्ण गुण होता है। तो रिवेट जॉइंट का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है या साधारण और निम्न लागत का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का प्रयोग हो तो क्या होने की आशंका होती है? अगर डीसी वेल्डिंग में हम गलत पोलैरिटी यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड तप्त गर्म हो जाएगा, अत्यधिक स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन होगा, इलेक्ट्रोड जाप पर जम जाएगा, या प्लेट के किनारे पिघल जाएंगे। राइट आंसर है अत्यधिक स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पिघले मेटल को सहारा देने के लिए बेल्ट की जड़ में लगाए गए मटेरियल को कहते हैं। तो जो पिघला हुआ मेटल अगर बेल्ट की रूट में जो है हम जो मटेरियल को लगाते हैं उसको हम बोलते हैं बैकिंग। कभी कभी बैकिंग प्लेट नीचे दी जाती है जिससे कि पिघला मेटल जो है वो बह न जाए। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लो पाइप के टिप और फिश को किसके द्वारा साफ़ करना चाहिए? तो उसको हमें हमेशा टिप क्लीनर की सहायता से साफ़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स विभिन्न रूपों में उपलब्ध होते हैं, निम्न में से कौन फ्लक्स का एक प्रकार नहीं है? कॉयल, पाउडर, पेस्ट या तरल? तो पेस्ट, पाउडर और तरल इन तीनों रूप में फ्लक्स आते हैं, लेकिन कॉयल के रूप में फ्लक्स नहीं आता। तो यहाँ पे ये राइट आंसर है, कॉयल के रूप में फ्लक्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टील पाइपों के हल्के, मध्यम और भारी होने संबंधी वर्गीकरण निर्भर करता है पाइप के अल्प व्यास पर, पाइप के बाहरी व्यास पर, पाइप के आंतरिक व्यास पर, या पाइप की दीवार की मोटाई पर? राइट आंसर आपका पाइप की दीवार की मोटाई पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह धातु जो प्रकाश को परावर्तित करती है या चमकती है उसमें होना कहा जाता है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि उसमें चमक होना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, धातु की ऊष्मा और ऊर्जा को स्थानांतरित करने की दक्षता को कहते हैं। कोई धातु उसकी ऊष्मा और ऊर्जा को स्थानांतरित करने की दक्षता को हम बोलते हैं चालकता या कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेल्ड मेटल में किस गैस की उपस्थिति का हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिससे दरार पड़ जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस जॉइंट में उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है? बेल्ट जॉइंट, रिवेट जॉइंट, बोल्ट जॉइंट, या इनमें से कोई नहीं? तो जो उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है बेल्ट जॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंगल वी और सिंगल यू आर्क बट वेल्ड वाले जॉइंट की मोटी प्लेट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो सिंगल वी और सिंगल यू है वो हमारा 5 से 15 mm तक मोटी प्लेट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसके ऊपर हम डबल वी बट जॉइंट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन फिलेट बेल्ट का उदाहरण नहीं है? बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, या कॉर्नर जॉइंट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बट जॉइंट। जो बट जॉइंट है फिलेट बेल्ट का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, फ्यूजन वेल्डिंग में पेनिट्रेशन बेल्ट का अनुपात है। तो जो पेनिट्रेशन बेल्ट का अनुपात होता है वो होता है बेल्ट की चौड़ाई और इसकी गहराई के अनुपात को हम पेनिट्रेशन बेल्ट का अनुपात बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि माइल्ड स्टील की प्लेट पर बहुत ज़्यादा जंग लगा हो तो इसे वेल्ड करने से पहले आप क्या करेंगे? इसे साबुन और पानी से धोएंगे, मेटल को मूल रूप में लाने के लिए इसे ग्राइंड करें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसे सीधे वेल्ड करें, इसे सैंड पेपर से थोड़ा रगड़ लें। तो यहाँ पे राइट आंसर है मेटल को मूल रूप में लाने के लिए इसे ग्राइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोटेड इलेक्ट्रोड पर की गई कोटिंग का मुख्य कार्य होता है। तो जो कोटेड इलेक्ट्रोड पर कोटिंग होती है उसका मुख्य कार्य होता है सील्डिंग, गैस उत्पन्न करना और दोष मुक्त वेल्ड करने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिलेंडर वाल्व से रेगुलेटर को जोड़ने से पूर्व वाल्व और क्रैक वाइड ओपन होना चाहिए, वाल्व को धीरे से खोलना चाहिए और इसे तत्काल बंद करना चाहिए, वाल्व में आयल लगाना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर, वाल्व को धीरे से खोलना चाहिए और इसे तत्काल बंद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, SMAW यानी सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को की करंट रेंज के बीच प्रयोग करना चाहिए। तो जो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है उसको हम 50 से 300 एम्पियर करंट के बीच में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से वेल्डिंग की कौन सी पद्धति का उपयोग विकृति को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बैक स्टेप वेल्डिंग, स्किप वेल्डिंग, इंटरमिटेंट वेल्डिंग या राइट हैंड वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है राइट हैंड वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब तांबे की पीतल के साथ तुलना करते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन तांबे के लिए सही है? यह अत्यधिक तन्य होता है, इसकी तनन मजबूती उच्च होती है, या संक्षारण के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक होता है, इसे वेल्ड करना अधिक कठिन है। यहाँ पे राइट आंसर है यह अधिक तन्य होता है। तो जो तांबा है वो पीतल की अपेक्षा अधिक तन्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किस धातु का गलनांक उच्चतम होता है? एल्यूमिनियम, कांसा, पीतल या तांबा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है तांबा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तांबा लौह धातु है, पीतल मिश्र धातु है, मृदु स्टील अलौह धातु है या चांदी विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो है पीतल मिश्र धातु है, क्योंकि तांबा आपका लौह धातु नहीं अलौह धातु है, माइल्ड स्टील आपकी लौह धातु है और चांदी विद्युत का सुचालक होता है। तो ये तीनों आंसर आपके सही हैं। तीनों ऑप्शन, जो बी है पीतल मिश्र धातु है, ये आपका सत्य कथन है, बाकी तीनों असत्य हैं। ये थे 50 क्वेश्चन जो आपके 2018 एनसीबीटी एग्जाम में पूछे गए थे। ये आपके 2020 एग्जाम में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर आप CITS के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट हो रही होगी वेल्डर की और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, बाकी और भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी या प्लम्बर थ्योरी की। तो आप जिस भी ट्रेड से हैं इस चैनल पर आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के सभी ट्रेड के वीडियोज़ मिलेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।